हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के सामने, बड़े बुजुर्ग लोगों के सामने ये संप्रगतिशील होकर के बाबा साहब के इतिहास पढ़ करके और आप लोगों के बीच में मैं शामिल हुआ हूँ। क्योंकि सबसे पहले आज इस युग में अगर ये माता बहना समझ जावे तो आपा तो जल्दी समझ जाओ। अगर माता बहना समझ जावे तो आपा समझ जाओ। आके थोड़ी सी लागी रहे तो थोड़ी जैसे देखो, ध्यान दो, कहता हूँ मैं बदन गाजू जो ठोक करो, सुनो, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं मैं। क्योंकि एक बार एक राजा ने ऐलान किया कि इस पूरी पब्लिक में पकड़ वाला आदमी कौन सा है जिसकी पकड़ तगड़ी हो। तो सारी जनता मायूस हो गई कि यार पकड़ का क्या पता, क्या पकड़ा दे, सर पकड़ा दे, कोई और गाय पकड़ा दे। बोला इस पब्लिक में पकड़ वाला आदमी कौन है जिसकी पकड़ तगड़ी हो। तो एक आदमी ने ऊंचा हाथ किया, बोला रे भाई इस आदमी को बोलो, पकड़ का भी मामला तगड़ा है, कोई भी पकड़ा दूं मैं। तो वो बोलता है कि साहब मेरी पकड़ तगड़ी है और मैं पकड़ लिया तो छोड़ूंगा भी नहीं। बोला सोच ले, मैं कुछ भी पकड़ा दूं लेकिन तू छोड़ देकर नहीं छोड़ूंगा। बोला तेरे को इनाम मिलेगी, तू मांगेगा जो। अब सर उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी, पकड़ वाले के आंखों पे पट्टी बांध दी और एक कुमार से गद्दा मंगवा लिया, कुमार से गद्दा मंगवा लिया। अब गद्दा मंगा करके उसकी पूंछ पकड़ा दी। ध्यान से सुनने की बात है, उसकी पूंछ पकड़ा दी। बोला पकड़ लिया कि सर पकड़ लिया, मैं जान भी गया कि मेरे को क्या पकड़ा दिया आपने। बोला जान गया तो कोई बात नहीं, लेकिन बात ये बता दे कि तेरी पकड़ पक्की है कच्ची है। बोला मेरी पक्की है। चलो वो ठीक है। अब साहब उसकी आंख तो बांध रखी थी, पकड़ वो गधे की पूंछ पकड़ा दी और वो गधे के लकड़ी की मारी। तो गधा दोनों लात बराबर फेंकता है, एक नहीं फेंकता है। तो वो थोड़ा एक दो कदम चला, उसका बहुत धड़ाधड़ लात मारते गया। तो अब तो छोड़ा तो नहीं, लेकिन पड़ गया। पड़ने के बाद इधर उधर ठकोरा लगे, वो दांत देता जा और बढ़ता जा। बगते आगे क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के अंदर वो गधा भागता नहीं है, ऐसे रुक जाता है। अब गधा रुक गया तो वो लोही लोहार हो गया, इधर से फूट गया, इधर फूट गया, गोडे फूट गए, लोही लोहार हो गया। तब जनता साथ पक रही थी। जनता बोलती है पागल तूने ये क्या किया। बोला क्या किया, वो पढ़ाई बोल रहा, छोड़ा नहीं बोले। बोला क्या किया कि तेरी जान निकल जाती है, तू यार मर जाता है, ऐसी पकड़ में क्या रखा है। अरे कि मैं मरता चाहे कुछ भी होता, लेकिन मेरी पकड़ का ध्यान करो, मेरी पकड़ कितनी तगड़ी है, मेरी पकड़ कितनी तगड़ी है। तो हम लोगों की पकड़ तगड़ी है, हम छोड़ते नहीं है। राती जगह कोई सुहामनी, कोई जरूलो, पता नहीं क्या क्या बीमारी हम लोगों में। इस पकड़ को अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम चक्कर में ही रहेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आज मैं इतना सोपे के साथ, मैं भी एक 80 साल का हो गया और 6 जागरण तो विदेशों में करके आ गया। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अपने बच्चों को पहला सूत्र है शिक्षा का, जो कि बाबा साहब ने बताया। तो शिक्षा में अपन पीछे नहीं रहना चाहिए। दूसरा बताया उन्होंने संगठन। तो देखो संगठन में शक्ति होती है। अगर एक ठेला पर अंगूर लेने चल जाए और उसको एक लड़ी उठा करके बोलेंगे कि भैया ये अंगूर की क्या भाव दिया, तो वो बोलेगा 100 रुपये किलो। बोले ये खुले 40 रुपये किलो। बोले यार ऐसा क्यों? क्योंकि बंदी लड़ी है, इसकी कीमत है और खुलों की कीमत कम है। अंगूर वही है लेकिन वो खुले हैं, और बंदी जो है हमारी लाख की और बकरियां बाजी खाक की। जिसका परिवार अगर संगठित है और एकता में है, वो स्वर्ग समान है। जैसे स्वर्ग कहते हैं ना, वनवादी व्यवस्था में कहते हैं, अपन तो नहीं देखा स्वर्ग। इसीलिए मेरा निवेदन है कि अपने परिवार को शिक्षा, फिर संगठन है, संघर्ष का हिसाब तो पढ़े लिखे, जब उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमको कौन सी धारा किस कानून में लगती है, तो वो अपने आप ही संघर्ष कर लेगा, अपना हक ले लेगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को, अब ज्यादा टाइम ही नहीं लेना, ठीक है सर।
के रूप में ये मान रहा संसार। मान रहा संसार, उसी को मैं शीश झुकाऊं, बुद्धि धम्म संग शरण तीना की जाऊं। कहे प्रेमी कविराय विश्व में बुद्ध समाया, खुद जीवा और जीने दो, ये नारा उस बुद्ध ने लगाया। गौतम बुद्ध कबीर ने किया खूब विचार, गौतम बुद्ध कबीर ने किया खूब विचार, गुरु नानक अम्बेडकर विदास जी ये कर गए सही सुधार, ये कर गए सही सुधार, सभी को एक बताया और वर्ण व्यवस्था काट ये सबको गले लगाया। सजनों, बूढ़ा आदमी था, मेरे गायन पर ध्यान दे करके मेरी प्रस्तुति पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। कुछ करके दिखाना है, हम सब शक्तित हो जाए, कुछ करके दिखाना है। बाबा के सपनों को अरे साकार बनाना है, हो जाए कुछ करके दिखाना है। हम मरते रहे सदियों से पर मरना नहीं जाने, हम मरते रहे सदियों से पर मरना न जाने, मरते रहे सदियों से पर मरना न जाने। हमें मरते रहे सदियों से पर मरना ना जाने, मरना ना जाने। हमें भूल गए से खुद को भी न जाने,
हम सभी को, इस भूल का हम सभी को अरे एहसान कराना है। ये जो हो जाए करके दिखाना है। आओ सभी एक हो जाए, कुछ करके दिखाना है। हम मरते रहे सदियों से पर मरना ना जाने, हम मरते रहे सदियों से पर मरना नहीं जाने। हम भूल गए ऐसे नहीं खुद को पहचाने, हम भूल गए ऐसे नहीं खुद को पहचाने, भूल गए ऐसे। इस भूल का हम सभी को, इस भूल का हम सभी को एहसास कराना है। एक हो जाए करके दिखाना है। एक हो जाए कुछ करके दिखाना है। बाबा के सपनों को, बाबा के सपनों को अरे साकार बनाना है। एक हो जाए कुछ करके दिखाना है। कुछ शिक्षा तो आई, थोड़ी थोड़ी शिक्षा तो आई, पर संगठन नहीं आया, पर शिक्षा संगठन तो आई पर संगठन न आया। पर संगठन नहीं आया। संघर्ष का मतलब तो, संघर्ष का मतलब तो अरे कोई समझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अरे संघर्ष क्या है आपको, संघर्ष क्या है आपको ये भी बताना है। एक हो जाए कुछ करके दिखाना है। आओ सभी एक हो जाए कुछ करके दिखाना है। बाबा के सपनों
इस युग में भी नहीं जागो तो इस युग में तुम जागोगे। इस युग में भी नहीं जागो तो इस युग में तुम जागोगे। ये न्यारे न्यारे देवी देवता इनको कब तक पूजोगे। न्यारे न्यारे देवी देवता इनको कब तक पूजोगे। न्यारे न्यारे देवी देवता। अरे बुद्ध संग प्रेमी खुद को प्यारे खुद को खुद कब जानोगे। बुद्ध संग प्रेमी खुद को प्यारे खुद को कब तक जानोगे। ये न्यारी न्यारी भाग फलियां ऐसे कब तक जानोगे। न्यारी न्यारी भाग फलियां ऐसे कब तक जानोगे। बाबा साहब तेरा आएगा उन्हीं जाओगे। जे के हो जाए कुछ करके। सीधे रुकमबाजी करेंगे। रुकमबाजी करेंगे माला पहना करके। विमोचन के लिए अब पुस्तक का विमोचन होने वाला है। सभी सदस्य बढ़ कृपया एक पुस्तक ले लो। माला तो नीचे रख दो, पुस्तक आदमी ले लो, सामने आ जाएगी। पहनाने वाले भी घर के हैं, पहनने वाले भी घर के हैं। अगर पहनाने वाले कम है तो एक एक दो दो को पहना दो, क्या फर्क पड़ता है। बात सम्मान की है। रुको, एक साथ रुकिए एक बार। आप लोग दो जने इधर आ जाइए। सब जने ऐसे ही रहेंगे। अंकल इधर देखिए, दोनों हाथ लगाओ। सब जने देखना इधर। बस पीछे अंकल किताब पे सब जने इधर देखिए। जाना चाहिए सामने देखो एक बार। इस पुस्तिका में 50 कविताएं संकलित की हुई हैं और 64 प्रश्न हैं। सीताराम जी जो हमारे गायक कलाकारों को दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं
और 3 पुस्तकें उसमें से वो श्री राजेंद्र सिंह चौधरी साहब को उनके जन्म के उसके एक कविता के कुछ अंश यहाँ पढ़ करके जनता के सामने बताएं, क्योंकि लोगों की ऐसी डिमांड है कि भाई क्या लिखा है चौधरी साहब का पढ़ करके बताएं। तो सारी कविताओं को पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन जो अच्छी किताब जय भी नमो बुद्धाय। सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो अपना व्यक्तित्व कार्य करके यहाँ उपस्थित हुए। मेरा उनको हार्दिक अभिनंदन। मैंने जो ये किताब लिखने का प्रयास किया है, असफल प्रयास, वो इसलिए कि मेरी पूरी लाइफ लेखा परीक्षा कार्य में निकली है। चाहे वो राजस्थान का क्षेत्र हो या सेना का इलाहाबाद के सेकेंड कमांड इलाहाबाद में, जिसका पूरा यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एरिया था। उनका इतना लंबा चौड़ा एरिया, उनका भी काम लेखा परीक्षा कर संचालित किया। और एक्चुअली लेखा परीक्षा एक बड़ा बोरियत का काम है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। और कविता से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं, कोई काम ही नहीं है कविता का। केवल वहाँ की उनकी किताब पुस्तकें लीजिए, उनका भोजपुरी करिए, देखिए काम कमियाँ, किसी की हम अच्छाई तो कर नहीं सकते, उसकी कमियाँ ही देखते हैं। तो हमारा कविता से कोई लेना देना नहीं। इस बोरियत कामने से ही कुछ समय निकाल करके मैंने ये कुछ कविताएं लिखने का प्रयास किया है। उसमें से एक कविता हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो उसमें इस समय की इस अनवरत बहती धारा में, समय की इस अनवरत बहती धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें, अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखें। जिंदगी ने जो दिया है इतना, जिंदगी ने जो दिया है इतना बेशुमार यहाँ, तो फिर जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें, जो नहीं मिला उसका हिसाब क्या रखें। दोस्तों ने दिया है इतना, दोस्तों ने दिया है इतना प्यार यहाँ, तो दुश्मनी की बातों का हिसाब क्या रखें। दिन है उजालों से इतने भरपूर यहाँ, दिन है उजालों से भरपूर यहाँ, तो रात के अंधेरों का हिसाब क्या रखें। खुशी के दो पल काफी, खुशी के दो पल काफी मन बहलाने के लिए, खुशी के दो पल काफी है मन बहलाने के लिए, तो फिर उदासियों का हिसाब क्या रखा, तो फिर उदासियों का हिसाब क्या रखते हैं। खिले हैं फूल यहाँ, मिले हैं फूल यहाँ हमको सभी अपनों से, मिले हैं फूल यहाँ अपनों से हमको, फिर कांटों की चोरी का हिसाब क्या रखता है, कांटों की चोरी का हिसाब क्या रखता है। समय की इस अनवरत धारा में अपने चंद सालों का हिसाब क्या रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमान चौधरी साहब से 75 बहुत फोटो बनाई। मैंने उन्हें किताब दिया, उसकी भी बहुत फोटो बनाई। मैं उनकी सब याद कर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के एहसानों को मानते हुए उनको मैं नमन करता हूँ। आज चौधरी साहब का 75वां जन्मदिन है। आज उन्होंने इस भीम संध्या का जो आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा काम किया। समाज में इस तरह की भीम चर्चाएं अगर होती रहें तो बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं, हमारे घर घर में पहुंच सकती हैं। यहाँ मेरी बहनें, मेरी माताएं यहाँ बैठी हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको जो अधिकार आज कपड़े पहनने के, आपको पढ़ने के, आपको नौकरी करने के अधिकार, ये सिर्फ बाबा साहब की मेहरबानी है। आज हम इस हॉल में खड़े हैं, मैं इस हॉल में आज खड़ा हूँ तो बाबा साहब की देन ना होती तो शायद ये संध्या का आयोजन नहीं होता। हमारे बाबा साहब के आशीर्वाद से करोड़ों अधिकारी, करोड़ों व्यापारी बने, लेकिन बाबा साहब के मिशन पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। उसके कारण बाबा साहब के जो 3 मंत्र थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अब शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम सीताराम है, मैं आगरा से आया हूँ और मथुरा जिले का रहने वाला हूँ। मैं भारत सरकार से एक बहुत अच्छी पोजीशन से रिटायर हुआ हूँ और चौधरी साहब के जो बड़े बेटे हैं वो मेरे साडू भाई हैं और इन लोगों का मुझे बहुत बड़ा प्यार और हमेशा सम्मान, इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। आगरा में हम 2 इंटर कॉलेज समाज के और 1 डिग्री कॉलेज चलाते हैं। 1 इंटर कॉलेज का मैं खुद चेयरमैन हूँ, डिग्री कॉलेज में मैं डायरेक्टर हूँ। हमारी शिक्षा बाबा साहब के मिशन और भगवान बुद्ध की दीक्षाओं पर आधारित है। आज हमारे दोनों कॉलेजों में कुल मिला के कम से कम 2000 बच्चे पढ़ते हैं और उनमें कोई ऐसा बच्चा जो फीस नहीं दे सकता है, उसकी फीस हम भरते हैं। साथ ही हमने एक संगठन और बनाया है, जो बच्चे हमारे MBBS में सेलेक्ट हो जाएं और इंजीनियरिंग कॉलेजों में सेलेक्ट हो जाते हैं और वो अपनी फीस नहीं दे पाते। हम लोगों ने 200 लोग इकट्ठे होकर नहीं, हर महीने 300 रुपये इकट्ठे करते हैं और उनकी फीस का प्रबंधन हम सब करते हैं। जय भीम, जय भारत, बाबा साहब, जय भीम। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे पापा जी के जन्मदिन को पधारे। इसके लिए हम पूरे परिवार की तरफ से आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पापा जी का आज जो 75 बर्थडे है, मतलब एक ऐसा अचीवमेंट है हम सब लोगों के लिए कि मतलब बहुत खुशी हो रही है कि पापा आज भी इतने उनको एक उत्साह है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोग उनके साथ थे और आप भी साथ हैं, इसके लिए दोबारा से धन्यवाद। पापा को कविता लिखने का शौक है और थोड़ा थोड़ा मुझे भी है, बट अब मेरा तो छूट गया। लेकिन मैं पापा की कभी कभी पापा के साथ बैठती हूँ, सुनाते हैं, मैं सुनती हूँ, उनकी पढ़ती भी हूँ। तो पापा की जो एक कविता है वो मुझे बहुत पसंद है, शायद आप लोग उसे रिलेट कर पाएंगे। वक्त ही नहीं मिला, कविता का शीर्षक है। कहा किसी ने आकर मिलो, कहा किसी ने आकर मिलो, पर वक्त ही नहीं मिला। हो सके तो किसी का दर्द बांट लो, पर वक्त ही नहीं मिला। जो चाहा कभी लिखूं, अपनी व्यथा बताऊं, पर वक्त ही नहीं मिला। ये वक्त बहुत बेकार चीज़ है वैसे, तो किसी को वक्त नहीं मिलता।
आराम करना चाहा कुछ क्षण तो वक्त ही नहीं मिला। माँ बाप को कभी वक्त दूँ, उनको भी सुनूं और अपनी भी मजबूरी बताऊं, पर वक्त ही नहीं मिला। सेहत गिर रही थी तब किसी ने कहा मुझसे, किसी डॉक्टर से मिलो, किसी डॉक्टर से मिलो, पर वक्त ही नहीं मिला। बकाया कामों की एक कतार थी, बकाया कामों की एक कतार थी जो सिर पर सवार थी। पहले उनको निपटा लूं, फिर फुर्सत से मिलूं। किसी कश्मकश में आज इलाज का वक्त ही नहीं मिला। खोजता रहा, तलाशता रहा पूरे मनोयोग से, पर वक्त ही नहीं मिला। ये जो कविता है ये सिर्फ कविता नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सबके साथ रिलेटेड है कि हम सबको आज का वक्त की इतनी कमी है कि हम एक दूसरे से नहीं मिल पाते। बट पापा जी इस कविता में ये बताया है कि हम सबको एक दूसरे के लिए वक्त निकालना चाहिए। कोई भी ऐसा मौका हो, कुछ भी ऐसा क्षण हो, उसको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अंकल जी, आरडीसी अंकल जी, आपका कि आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा ही नहीं, इसको क्रियान्वित किया, इसको यथार्थ में लेके आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पधारे सभी बुजुर्गजनों का, सभी बच्चों का, सभी महिलाओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमारे इस 75वें जन्मदिवस के ऊपर के अवसर पे एवं काव्य समारोह की पुस्तिका विमोचन के अवसर पर हम सभी का साथ दिया। उस सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोजन जाने से पहले सभी भोजन करके रहिएगा, भोजन के काउंटर ओपन होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता कि सारी चीज़ें बहुत सही हुई हो, अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो सभी के लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे सभी लोगों को सिर्फ एक बार आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोई बोलना चाहे यहाँ पे, अगर कोई बोलना चाहता है तो आगे आ सकते हैं। अभी मेरे भाई साहब हैं अवधेश जी, तो उनको स्वागत करता हूँ, उनको कुछ बोलना चाहते हैं। अवधेश जी। बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। मेरे परम श्रद्धेय फूफा जी, परम आदरणीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब, मेरी बुआ जी, मेरे बुआ जी के समस्त परिवारजन, मेरे स्वयं के पिताजी और मेरे सामने विराजमान समस्त परम श्रद्धेय पिता तुल्य, परम आदरणीय मेरी माता तुल्य समस्त माताएं, बहनें, छोटे भाई बहन, मुझसे बड़े भाई बहन, प्यारे बच्चे, मैं बाबा साहब की एक लाइन से ही अपनी बात रखना चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा कि जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, और मैं ये कहना चाहूंगा, और यदि कोई शक्ति सच में विराजमान है तो मैं उस शक्ति के चरणों में ये कहना चाहूंगा कि हमारे फूफा जी का जन्म लंबा भी होना चाहिए और महान भी होना चाहिए। जीवन हमारे फूफा जी का महान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 75 वर्ष की उम्र में यदि काव्य सरोवर नाम की कविताओं के पुंज के द्वारा और हमें यदि प्रेरणादायी बातें कही गई हैं तो ये हमारे समस्त समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं शुरू से फूफा जी को अपना प्रेरणा मानता रहा हूं। हम भी फूफा जी के पीछे वाले मकान में किराए पर रहे, बचपन व्यतीत किया और बहुत नजदीक से देखा फूफा जी का अनुशासन, डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन का ये नतीजा है कि हमारे फूफा जी की समस्त फैमिली, सभी बच्चे आज अपने जीवन में सफलता के परचम लहरा रहे हैं, और उन्हीं का प्रभाव मेरे स्वयं के ऊपर भी पड़ा, और मैंने भी यही प्रयास किया कि जीवन जो है वो अनुशासित रहे, और शायद उन्हीं की प्रेरणा पाके मैंने भी जीवन में संघर्ष करना सीखा और आज प्राचार्य के पद पर
मैं भी विराजमान हूँ। मैं फूफा जी की किताब में से 4 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगी। रोशनी का चिराग, और वो आने वाली पीढ़ी के लिए शायद एक प्रेरणा दे सके कि मैं चिराग हूँ रोशनी का, इसे जलने दो, मत बुझाओ, रोशनी मिलेगी, इसे जलने दो। चलते चलते राहों में पैरों में छाले पड़ गए, निरंतर राह चलने से पैरों के तेवर ढीले पड़ गए। निरंतर राह चलने से पैरों के तेवर ढीले पड़ गए, फिर भी चल रहा हूँ आंखों में अश्क लिए, मेरे पैरों के निशान देखकर सब चलेंगे यह आस लिए। तो एक 75 वर्ष की उम्र में यदि कोई व्यक्ति हमें ये प्रेरणा देते हुए 4 लाइनें लिख रहा है, तो इससे बड़ी महान बात शायद मेरे विचार से कोई नहीं हो सकती। और मैं पुनः मेरे परिवार की तरफ से, समस्त हम युवा पीढ़ी की तरफ से हम ये कामना करेंगे कि हम 150वां वर्ष 75 साल बाद और यहीं हम दोबारा एक साथ इकट्ठे हों और 75 वर्ष, कोई बात नहीं, देखो हम तो यही विश्वास पैदा करेंगे कि 150वां वर्ष जो है, क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो टूटने के लिए बनते हैं, ऐसा नहीं है जो डिसिप्लिन लाइफ हो। और फूफा जी हमारे शुरू से अनुशासित जीवन व्यतीत किया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि हम 150वां वर्ष जो है वो बहुत ही खुशी के साथ मनाएं। और मैं जो है एक राज कपूर की 2-4 लाइनें हैं, अगर आप कहें तो मैं समय बहुत ज्यादा हो रहा है शुरू से, है ना। और मुझे ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को और सभी को जो है, सभी को नहीं मुझे तो डर तो किसी से नहीं लगता, है ना। डर होना चाहिए, सम्मान का डर है। मेरा नाम जोकर की कुछ लाइनें हैं, और अब ऐसे याद नहीं रहती है, तो थोड़ा म्यूजिक होता तो थोड़ा अच्छा लगता है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज देना, हम हैं वहीं, हम हैं यहीं, अपने यहीं दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। थैंक यू। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध को, बाबा साहब को, समाज में पैदा हुए सभी महाशयों को नमन करता हूँ और अपनी बात रखता हूँ। सभी जानते हैं हम जो कुछ भी हैं बाबा साहब की वजह से हैं। बाबा साहब अगर नहीं होते तो हम नहीं होते। तो क्योंकि समय का अभाव है, मेरे पास 2 प्रस्तुतियाँ हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। उसकी दोनों भी रामचंद्र कहेंगे ऐसी से। भीमराव कह गए रमा से, अब अच्छा युग आएगा। कौवा काम करेगा, हंसई मोदी भीमराव कह गए रमा से, भीमराव कह गए रमा से, अब अच्छा युग आएगा। कौवा काम करेगा, हंसई मोदी खाएगा।
अब तक दूर रखा शिक्षा से बहुत बड़ा यह धोखा है। मुश्किल से अधिकार मिले हैं बदले सुंदर मौका है। नारी भी पट जाने नारी तो नारी भी पट जाने नारी तो अंधकार मिट पढ़े लिखे का फर्ज यह होगा घर घर अलग जगानी है। पढ़े लिखे का फर्ज यह होगा घर घर अलग जगानी है। सबको मूल मंत्र समझाना कहाँ लाभ कहाँ हानि है। कौन है दुश्मन मित्र कौन है हो कौन है दुश्मन मित्र कौन है जिस दिन समझ में आएगा तो क्या हुआ कौवा गाँव का और भगवान बता कर धोखा देते हैं सबको। भाग्य और भगवान बता कर धोखा देते हैं सबको।
आज मेरे दादाजी का 75 बर्थडे है और वो अब 75 ईयर्स के हो चुके हैं। और ऐसी अच्छी सेलिब्रेशन और केक कटिंग हुई है तो ताली हो जाएगी। और दादाजी बहुत ज़्यादा काइंड है और सक्सेसफुल और इतनी अच्छी बुक लिखी है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लाइन्स और लिखे हैं उसमें जो नाम है काव्य सरोवर और पढ़िए भी इस बुक को। थैंक यू। Today is my grandfather's 75th birthday and I support him from my heart. He is so kind, so supportful and successful. His book's name is Kavya Sarovar, which is a really good book and you should definitely read it. Thank you. पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं अपने संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा जन्म गांव हसनपुर जिला मथुरा में हुआ। उस गांव से मैंने 12वीं इंटरमीडिएट पास की और उसके उपरांत बाद में मैंने BA प्रथम वर्ष BA में मैंने मथुरा किशोर रमन डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और LLB BSA कॉलेज मथुरा से LLB 1.5 साल यानी 3 सेमेस्टर मैंने पढ़े। उसके बाद मुझे दुर्भाग्यवश मैं आगे नहीं पढ़ सका, यानी मैं अपनी LLB पूरी नहीं कर सका। उसके बाद में मेरा कार्यालय महालेखाकार राजस्थान जयपुर में मेरा लेखा परीक्षा पद पर अपॉइंटमेंट हुआ और विभागीय परीक्षा पास करने के बाद में मेरा अनुवाद अधिकारी सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति होती गई और इसके बाद में वरिष्ठता के आधार पर भारत में मुझे मतलब क्लास 1 ऑफिसर के लिए चयन किया गया। 2007 में मेरा सिलेक्शन हुआ और मेरा पोस्टिंग इलाहाबाद सेकंड कमांड आर्मी की सेकंड कमांड इलाहाबाद में मेरी पोस्टिंग हुई। इस कमान के अंदर पूरा लखनऊ, अयोध्या, फैजाबाद, कानपुर ये होते हुए गोरखपुर और फिर ये मध्य प्रदेश का एरिया इटारसी वगैरह ये वहाँ गए 36 तक कवर किया। और एक क्या कहें उसको कि राजस्थान में जब तक रहा पूरे राजस्थान के परिक्षेत्र में पूरे राजस्थान के एरिया में जो राजस्थान सरकार के कार्यालय थे और इस परिक्षेत्र में आने वाले भारत सरकार के जितने ऑफिस थे उन सभी की लेखा परीक्षा हमने की और केवल हिंदी का माध्यम रहा। हिंदी में ही हम मतलब चिट्ठी जारी करते
हिंदी में ही रिपोर्ट बनाते, हिंदी में ही रिपोर्ट हम एक ड्राफ्टर तैयार करते और हिंदी में भेजते हैं। और जब इलाहाबाद में यानी आर्मी में हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं होता था, एक शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता था। वहाँ पर सारे हम रिपोर्ट बनाते थे, वो इंग्लिश में ही बनती थी और विभाग के जो भी उनके जवाब आते थे वो भी इंग्लिश में आते थे। हमारी अपने दिल्ली के हायर ऑफिसर थे यहाँ पर, वहाँ वो हमें बुलाते तो वो केवल हिंदी अंग्रेजी में ही बात करते। राजेंद्र सिंह, आप डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से कैसे प्रभावित हुए हो और आप कब से? तो जब मैं इलाहाबाद पहुंचा तो उस समय हिंदी पखवाड़ा का आयोजन हुआ और मैंने कार्यालय के जितने 40-50 मेंबर थे उन सबको यही कहा, वही अपनी हिंदी पखवाड़ा है, हिंदी हमारी जैसे राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा में आप जो है कोई लेख, कविता, निबंध या कोई चुटकुले आप दीजिए। उधर से मेरे दिल्ली ऑफिस से भी इस तरह के मतलब आए कि नहीं आप हिंदी पखवाड़ा मना। अरे हमने कहा जब यहाँ पर हिंदी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं होता है, आप हिंदी पखवाड़ा मनाने की बात करते हो। तो उसमें मेरे स्टाफ में जो कर्मचारी थे, अधीनस्थ जो थे, उन्होंने कहा साहब तो आप हमसे तो कह रहे हो, आप भी तो कुछ सहयोग करिए, आप इसमें क्या सहयोग करेंगे? मैं भाई करेंगे, जरूर करेंगे। तो मैंने 2-3 दिन मेहनत करके मैं पहले को शब्द लिखने का कोई अनुभव नहीं। वहाँ सबसे पहले मैंने राष्ट्रभाषा हिंदी के ऊपर कविता लिखी, जो वहाँ के स्टाफ ने बहुत ही अप्रिशिएट किया और जो तुरंत हमारे सेंट्रल ऑफिस भेजा गया, जो वहाँ पर हमारे तीनों सेनाओं जल, थल, नभ, वायुसेना, थलसेना और जल सेना, इनकी तीनों की एक सामूहिक एक मैगजीन छपती है। उस मैगजीन में उस कविता को प्रकाशन किया गया और बहुत ही अप्रिशिएट किया सब लोगों ने। तो हमारे जो सीए जी थे, हमारे सीए जी ने भी बड़ा मतलब बहुत ही अप्रिशिएट किया कि अपने यहाँ पर ऐसा भी है जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो मतलब हिंदी में इतने अच्छे लिखते हैं। अब वहाँ पर मुझे लिखने का शौक हुआ, फिर हमने सोचा क्यों नहीं हम बाबा साहब के ऊपर कुछ लिखते हैं, ये तो हम लिखते हैं। फिर मुझे कहा, फिर कोई आता था कोई आएगा जैसे नारी दिवस है, नारी दिवस के ऊपर कुछ लिखना, तो इस तरह से वहाँ से लिखना शुरू हुआ और मैंने बाबा साहब के ऊपर के संबंध में जो भी छोटा छोटा अपना 7-8 कविताएं कुछ मेरी हो गई। कविता बाबा साहब की लिखी हुई वो लिखी है, मुझे एक्चुअली मतलब याद नहीं है, धूप 40 साल में लिखा है, लेकिन मुझे याद नहीं है, मेरी किताब में उसमें नहीं है। अनुसूचित जाति के अफसरों के साथ में इस ब्यूरोक्रेसी में किस तरह के अत्याचार होते हैं उसके बारे में बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है कि उन लोगों से मैं वहाँ पर अपना अधिकार में अकेला ही अधिकारी और बाकी के कोई भी निंदा, एक और संबंध जो भक्ति का था, लेकिन वो हमको मतलब ऐसे समझते यार ये कुछ है ही नहीं,
कोई है नहीं। और प्रोग्रामिंग जो होती थी वहाँ पर तो अपने लोगों को अच्छे प्रोग्राम देता है और हमारा ये चलता था वो देते ही नहीं मैंने कहा नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपसे नहीं करेंगे। तो दूसरी दिन मेरे मिलने वाले जो हुए तो मैंने उनको हम संगठित रहे, हमारे अंदर भेद विभेद नहीं है, तभी हम कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज एक एक करके ये आदर्श ऊंचाई दिखाएंगे हमारे पक्ष को करते हैं। आपकी इस जीवन में आपकी जन्म प्रक्रिया योगदान के बारे में मेरे 4 बेटे, फिलहाल में एक बेटा नौकरी में है जो इसरो से PhD करके वहाँ पर नौकरी में है। चीफ देवेंद्र कुमार ये जो है चीफ जियो मैकेनिक्स है, चीफ इंजीनियर जियो मैकेनिक्स, और पिछले करीब 14 साल को ये अमेरिका बहुत सारे देशों में फिलहाल नौकरी। दूसरा बेटा मेरा विनोद कुमार यहीं पर ही पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर। तीसरा बेटा मेरा जयललिता नेशनल डायरेक्टर वीरेंद्र कुमार नाम है। चौथा बेटा मेरा विनीत कुमार जो IIT मुंबई से बीटेक करने के बाद में पुणे में अपनी IT की कंपनी चलाता है। अच्छा, अब हमारे 4 बच्चों के लिए उस समय का बात है कि जब हमको तनख्वाह कम मिलती है या जब तक हमारी नौकरी नहीं मिली तो हम 4 बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे सामने जो तनख्वाह से तो पूरा पड़ता नहीं था। इसका एक रास्ता हमें मिला कि हम पूरी पार्टी में रहें। एक पार्टी में हमें लिए वो मिलता है, उसके एडवांस मिलता है, बाद में CA मिलता है, डिफरेंस मिलता है, तो 3 बार पेमेंट होता है। चाहे वो थोड़ा ही हो लेकिन 3 बार मिलता है। एक बार तनख्वाह मिलती है, 3 बार नहीं मिलता। तो वही पत्नी का मतलब ये हमारा साथ रहा कि आप ठीक है वहाँ पर हो तो हम बच्चों को यहाँ सुनाते हैं। यदि वो बच्चा कोई बीमार हो जाता है, बीमार हुआ अकेली लेकर के हॉस्पिटल में मुझे पूछना तक नहीं। जब फिर मैं जब आता छुट्टी पर तो बताते कि इस तरह से हुआ तो कह तो सकते लेकिन उसका मोबाइल कहें तो कहें कैसे। इस किताब का नाम है कार्प्य सरोवर। कार्प्य सरोवर होता है कि सरोवर में बरसात की एक धारा इधर से बहती आ रही है, दूसरी किधर से आ रही है, तीसरी धारा कहीं से आ रही है, तब जाकर के वो सरोवर बनता है। सरोवर एक साइड कुछ नहीं, कहीं से पानी आएगा जल्दी तो नहीं, उधर से आए उधर से आए। तो सरोवर मैंने लिखा कि इसमें हर तरह का, मैंने इसमें बाबा साहब का भी लिखा, कुछ नारी शक्ति का भी लिखा, कुछ हिंदी भाषा के बारे में लिखा, कुछ मैंने महिला कैसी पूज्य नारी, तो पूज्य मानते कैसी पूज्य नारी है, और
एक देखा मैंने कि यानी चारों तरफ घूम के जो भी कोई भी बिल्कुल मेरी नजर में आता, कोई घटना मेरे दिमाग में चल गई तो मैंने एक बार ये कोविड का टाइम चल रहा था तो भारत सरकार ने कोई विशेष कोई सुविधा नहीं दी, गाड़ी चल रही थी तो रेलगाड़ी जाना था उनको लखनऊ और इस तरह से, तो उसमें एक महिला की डेथ हो गई और उसका सब हुई है कि पानी नहीं मिला, क्या उसका सब नीचे स्टेशन पर रखा, चद्दर से ढक दिया गया। ये थे राजेंद्र सिंह चौधरी जी और ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं और ये एक यूनिस में अधिकारी पद से जाते हैं। ये इतना ही, थैंक यू।